दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए नई जो गवर्नमेंट जॉब आई है, इसके माध्यम से हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, यानी प्राइमरी से लेके उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सभी के सिलेबस में दिया गया है। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी का निचोड़ निकाला गया है। इसके पहले एक वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न को पढ़ाए हैं, और ये दूसरा वीडियो, इस वीडियो को भी आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न आप लोगों को निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। बिना ज़्यादा समय गवाए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कांग्रेस के बारे में थोड़ा डिटेल, और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन में पहला अधिवेशन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला अधिवेशन जो हुआ था ये 28 से 31 दिसंबर 1825 ईस्वी तक हुआ था। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये प्रस्तावित कहाँ पर होने वाला था? पूना में होने वाला था, और उस समय पूना में प्लेग हो जाने के कारण इसको यहाँ पर स्थगित करके इसका नया स्थान चुना गया, और ये हुआ कहाँ पर? मुंबई में। तो ध्यान रखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 को कहाँ पर संपन्न हुआ? मुंबई में संपन्न हुआ, और ये होने वाला था पूना में। आगे बात करें मुंबई में भी, तो ध्यान रखिएगा तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये पूना के अंदर पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। और ये तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो था ये मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ? ग्वालियर टैंक के महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। वेमेश चंद्र बनर्जी ये बंगाली थे, और इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर यानी मुंबई में जाके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया। आगे बात करें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल प्रतिनिधि 72 थे। कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो इस 72 में अलग अलग प्रांतों के थे। मुंबई प्रांत की बात करें तो मुंबई प्रांत के 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मद्रास प्रांत के 91 प्रतिनिधियों ने भाग, 91 नहीं दोस्तों, 91 नहीं होगा, कम है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद संयुक्त प्रांत की बात करें तो 7 था, और पंजाब के 3 थे, और बंगाल के 3 थे। तो इस तरह से मद्रास प्रांत के 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस तरह से अलग अलग प्रांतों से अलग अलग प्रतिनिधि संख्या में आए थे। मुंबई से 38 थे, संयुक्त प्रांत से 7 था, मद्रास से 21 थे, पंजाब से 3 प्रतिनिधि थे, और बंगाल से 3 प्रतिनिधि थे। और इसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर बात कर लें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के महासचिव थे। कौन इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ? तो उस समय एक बहुत बड़े नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इससे सवाल पूछा भी जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनमें से कौन से सदस्य नहीं शामिल थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्होंने भाग नहीं लिया था। ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में इन्होंने भाग नहीं लिया था, ये शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों एक सवाल बनता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्यों नहीं शामिल हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में? तो उसके पीछे जान लीजिए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक संस्था बनाई थी, और इस संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन संस्था। इंडियन एसोसिएशन संस्था का गठन 1876 में किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसलिए शामिल नहीं हुआ था क्योंकि इन्होंने इंडियन एसोसिएशन संस्था का गठन करके इसमें ही बहुत ज्यादा व्यस्त थे।
इस कारण से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई थी। इंडियन एसोसिएशन ने 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठक बुलाई थी। पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था, तो ध्यान रखिएगा, पहला इंडियन एसोसिएशन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ये 1883 में बुलाया गया था। ध्यान रखिएगा 1883 में, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कोलकाता में। और पहले अधिवेशन यानी पहले इंडियन एसोसिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने किया था? तो आनंद मोहन बोस ने इसका अध्यक्षता किया था। और इसी तरह दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक 1885 में ये भी कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी खुद कर रहे थे। इसी में ये व्यस्त होने के कारण इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया। और एक ध्यान रखिएगा, इसके अलावे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी, कांग्रेस का स्थापना से ही कांग्रेस का विरोधी नेता थे ये सर सैयद अहमद खान। शुरुआत से ही इन्होंने कांग्रेस का विरोध करते आए थे। किसने विरोध किया था? सर सैयद अहमद खान। अब बात रही कि दोस्तों कि सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया, तो क्यों विरोध किया और कैसे विरोध किया, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। तो अगर इसके बारे में हम लोग जानना चाहें कि क्यों विरोध किया, तो इसका एक सीधा सा आंसर है, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि सर सैयद अहमद खान का कहना था कि अगर हम लोग कांग्रेस में भाग लेते हैं, कांग्रेस के सदस्यता लेते हैं, तो कांग्रेस यानी अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिमों को जो सुविधा दी जा रही है वो सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने ये चाहते थे कि कोई भी मुस्लिम जो पढ़े लिखे मुस्लिम हो, कोई भी मुस्लिम कांग्रेस के सदस्य नहीं बने और कांग्रेस में हेल्प नहीं करें। इसी के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की सदस्यता नहीं लिया और हमेशा इसका विरोध करते रहे। आगे अगर हम लोग बात करें कैसे इसका विरोध किया, तो सर सैयद अहमद खान ने एक संस्था बनाई और इस संस्था का नाम है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1886 में किया। मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1886 में किया। इसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस में भाग लेने से रोका जाए। मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1886 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस में भाग लेने से रोका जाए। और इसके साथ साथ में एक और संगठन बनाया, और इस संगठन, दूसरा संगठन का जो नाम था इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में किया था। भारतीय राजभक्त सभा, इसी का दूसरा नाम है, इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन का दूसरा नाम है भारतीय राजभक्त सभा। और ये एग्जाम में प्रश्न छपा हुआ है कि भारतीय राजभक्त सभा का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? 1888 में किया गया था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इसमें क्या रखा गया था? इसमें कहा गया था इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का लक्ष्य था कांग्रेस के जितने भी विरोधी थे उन सभी विरोधियों को एक मंच पर लाने के लिए, यानी कांग्रेस के जितने विरोधी थे उन सभी विरोधियों को एक मंच पर लाने के लिए इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। तो दूसरा अधिवेशन कब होगा? 1886 में, दूसरा अधिवेशन 1886। और जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन सामान्यतः अधिवेशन हुआ तो वो सभी अधिवेशन दिसंबर में ही आयोजित की जाती थी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1886 में, और दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो दादा भाई नेरोजी बनाए गए थे। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ 1886 में, वो कोलकाता में आयोजित किया गया था। और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। इस तरह से दादा भाई नेरोजी के अगर बारे में बात करें तो दादा भाई नेरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ये भी सवाल देखने के लिए मिलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेरोजी समाज सुधारक भी थे, पत्रकार भी थे,
अर्थशास्त्री भी थे और राजनेता भी थे। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। समाज सुधारक, पत्रकार की अगर बात करें तो रस्त गुप्तार पत्रिका की प्रकाशन इन्हीं ने करवाया था। अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्री अगर ये किस रूप में थे तो धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्हीं का द्वारा दिया गया है, इसलिए अर्थशास्त्री थे। और राजनेता की बात करें तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के पहले सदस्य थे। इस तरह से हाउस ऑफ कॉमन के बनने वाले पहले सदस्य कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन की सदस्यता यानी कि सदस्य वहां से चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार इसकी अध्यक्षता किया था कांग्रेस के। पहली बार जो किया 1886 में और ये कोलकाता के अंदर हुआ था। दूसरी बार 1893 में जो लाहौर के अंदर हुआ उसकी अध्यक्षता किया। और तीसरी बार 1896 में कोलकाता के अंदर हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने एक कथन लिखा है, राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं। ये बेहद इंपॉर्टेंट कथन है। ये कथन किसका? तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने ही अंग्रेजी सेनाओं के लिए, अंग्रेजों के लिए एक शब्द लिखा था, राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं। कई बार ये एग्जाम में देखने के लिए मिला है। दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1888 में, उसी तरह ये दिसंबर में ही आयोजित किया गया था। और तीसरा अधिवेशन जो आयोजित किया गया था वो मद्रास में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों ये भी ध्यान रख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में केवल और केवल 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में टोटल 33 मुस्लिम सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और इस तरह से तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता ही किसने करता है? तो एक मुस्लिम प्रतिनिधि करते हैं इनका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1888 में मद्रास में होता है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इसके फीचर्स की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण रहा, विशेषता इस प्रकार से रहा। पहला ही बात याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जन साधारण के चंदे से संपन्न हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों कि जन साधारण के चंदे से संपन्न हुआ पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था? तो तीसरा था, जो कि 1887 में हुआ था। और ये अधिवेशन हुआ था कहां पर? मद्रास के अंदर। ध्यान रखिएगा, तीसरा अधिवेशन 87 में हुआ दोस्तों, इसको कर लीजिएगा 87, और ये मद्रास में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन में पहली बार जनसाधारण के चंदे से संपन्न हुआ था। आगे बात करें, इसमें क्षेत्रीय भाषा में भाषण देने का प्रस्ताव लाया गया था। इस तरह से क्षेत्रीय भाषा में पहली बार भाषण दिया गया था। और इस भाषण में सरकार की आलोचना किया था। इस भाषण के अंदर, इस अधिवेशन के अंदर सरकार की आलोचना किया गया था। तीसरा बात, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने जो आर्म्स एक्ट लगाया था उस पर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी आर्म्स एक्ट का प्रस्ताव जब पारित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, जो कि मद्रास के अंदर संपन्न हुआ था, इसमें ए.ओ. ह्यूम ने इसका विरोध किया था। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के बाद सरकार कांग्रेस का विरोध में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सरकार, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। किस अधिवेशन के अंदर में ऐसा हुआ? तो तीसरे अधिवेशन की बैठक के बाद। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में आयोजित होगा। और ये कहां पर होगा? इलाहाबाद के अंदर। इसके अध्यक्ष होंगे जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले एक अंग्रेज थे। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष हुए। इसी तरह ये यूरोपीय अध्यक्ष भी थे, यूरोप के रहने वाले थे ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। इसमें विशेष बात जो हुआ उसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि इस अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या क्या काम हुआ,
तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में इस अधिवेशन को सरकार ने असफल बनाने की पूरी कोशिश की। ये जो अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन में इस अधिवेशन को ध्यान रखिएगा, ये जो अधिवेशन हो रहा था दोस्तों, ये इलाहाबाद के अंदर ये अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन को असफल करने के लिए सरकार ने पुरजोर कोशिश किया, पूरा कोशिश किया कि किसी भी तरह से ये अधिवेशन को सफल नहीं होने दिया जाए। इसके लिए इस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे ऑकलैंड ऑकलैंड कॉल्विन। ध्यान रखिएगा, इस समय जो इलाहाबाद प्रांत है, इस इलाहाबाद प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे ऑकलैंड कॉल्विन। और ऑकलैंड कॉल्विन का साथ दिया सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद सितारे। इन तीनों ने एक साथ विरोध करने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन संपन्न हुआ और ये सफल भी रहा। इसका मुख्य श्रेय जाता है, इस अधिवेशन का सफल होने में मुख्य श्रेय जाता है राजा दरभंगा के प्रयास। राजा दरभंगा के प्रयासों से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन संपन्न हुआ और सफल रहा। तीसरा इसमें काम क्या हुआ था, कांग्रेस का नारा हम सबसे पहले भारतीय है, बाद में हिंदू मुस्लिम है, बेहद इंपॉर्टेंट ये नारा है। और ये जॉर्ज यूले का बात जरूर याद रखिएगा, उन्होंने ही कहा था हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम या सिख, जो भी धर्म है वो बाद में, पहले भारतीय हैं। ये शब्द किसने कहा था, ये कथन जॉर्ज यूले का भाषण के समय इन्होंने ये शब्द कहा था। आगे बात करें, चौथा पॉइंट में है, पहली बार लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में भाग लेकर हिंदी में भाषण दिया था, हिंदी में भाषण। तो ध्यान रखिएगा, किस अधिवेशन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया, तो वो दिया गया था चौथे अधिवेशन में और लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। लाला लाजपत राय तो खुद से पंजाबी थे, पंजाब के रहने वाले थे, इनको पंजाबी आता था, हिंदी टूटा फूटा ही आता था, फिर भी इन्होंने हिंदी में ही भाषण दिए। इसलिए हिंदी में भाषण दिए कि लाला लाजपत राय आर्य समाज से जुड़े थे और आर्य समाज ने हिंदी भाषा को उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी आर्य समाज ने, इसलिए आर्य समाज से जुड़े थे लाला लाजपत राय। इसलिए लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिए थे। आगे बात कर लें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति और साथ साथ में इसी समय एक समिति का गठन भी किया गया था जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति। और ये कब किया गया था, तो ये जून 1889 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन किया गया था जून 1889 में, अंग्रेजों के संबंध मधुर करने के लिए। यानी कि धीरे धीरे अब अंग्रेजों से और कांग्रेस के बीच में जो मध्यस्थता था वो काफी कठोर होते जा रहा था। इसी मध्यस्थता को सुबल बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन किया जाता है जून 1889 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष डिग्बी थे। और इसका मुखपत्र क्या था, मुखपत्र यानी मांग पत्र इंडिया, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करें, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया था वो प्रसन्न कुमार टैगोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन, और पांचवा अधिवेशन मुंबई में फिर से आयोजित हुआ 1889 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में, कहां पर, मुंबई के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, ए ओ ह्यूम के जीवनीकार थे जिसका नाम है विलियम बेडरबर्न। यही विलियम बेडरबर्न को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अवसर मिला था। आगे बात करें, इसकी मुख्य विशेषता क्या रहा, मुख्य विशेषता की बात करें, चार्ल्स ब्रेडला भी शामिल हुआ। चार्ल्स ब्रेडला भी इसमें शामिल हुआ। भारतीय मामलों की इनको विशेषज्ञ, बहुत ज्यादा इनको इनसे संपर्क था, बहुत ज्यादा भारतीय मामलों में इनको अभिरुचि हुआ करता था, इसलिए चार्ल्स ब्रेडला इसमें शामिल हुआ। पहली बार अधिवेशन में 10 महिलाएं शामिल हुई, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन में जो मुंबई के अंदर संपन्न हुआ, पहली बार महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। आगे बात करें, पहली बार 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो पांचवें अधिवेशन में।
अब आगे बात कर ले दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छठा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में, और ये कोलकाता में आयोजित किया गया था, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता एक वकील के रूप में कार्य करते थे, बहुत बड़े वकील थे, और यही वकील फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जो कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता के अंदर हुआ था। इसमें क्या क्या विशेषता रही इसके बारे में बात करते, तो विशेषता सबसे पहले बात याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में यानी छठे अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली इस अधिवेशन में शामिल हुई। कादम्बिनी गांगुली इसलिए फेमस है क्योंकि ये प्रथम महिला स्नातक है। भारत की प्रथम महिला जो स्नातक करी थी वो थी कादम्बिनी गांगुली, और इनका संबंध कहाँ से, इन्होंने स्नातक की डिग्री लिया था कोलकाता विश्वविद्यालय से। प्रथम महिला जो डॉक्टर बनी और वो फिजिशियन बनी थी कादम्बिनी गांगुली, और प्रथम महिला जो कांग्रेस का संबोधन किया था वो भी कादम्बिनी गांगुली ही थी। तो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा कादम्बिनी गांगुली, प्रथम महिला स्नातक कोलकाता विश्वविद्यालय से कादम्बिनी गांगुली। प्रथम महिला डॉक्टर, वो भी फिजिशियन, कौन थी, कादम्बिनी गांगुली। प्रथम महिला कांग्रेस का संबोधन किया था कादम्बिनी गांगुली ने। उसी तरह आगे बात करें, आगे जो बात कहा गया था, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का की प्रवक्ता, ये किसने कहा था, ये डफरिन ने कहा था। कांग्रेस के बारे में एक कथन है, ये कथन है कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की प्रवक्ता है, ये किसने कहा था, तो डफरिन ने कहा था। कांग्रेस एक गंदी चीज है, कांग्रेस एक गंदी चीज है, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस लड़खड़ाकर धराशायी हो रही है और अब ये जल्द ही पार्टी मर जाए, ये बात भी किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा था। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने कांग्रेस के शुरुआती में जो अधिवेशन, 6 अधिवेशन हुआ, इस 6 अधिवेशन को पूरे डिटेल के साथ, एक्सप्लेन के साथ समझने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ से परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।